नमस्कार। कल 26 तारीख को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल क्या रहेंगे, उसके लिए ऑलरेडी मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दिया है। लेकिन ये वीडियो LIC जो डिविडेंड देने जा रही है और 30 तारीख को उनका मीटिंग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसके बारे में है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। आज निफ्टी बंद हुआ है 16,026 पे, आज मतलब बुधवार 25 तारीख को, और कल 26 तारीख मई महीने फाइनेंशियल ईयर का दूसरा महीना और उसकी एक्सपायरी है। तो रेंज रहेगी 15,826 से 16,226 की। और वैसे ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है 34,340 34,340, और उसकी रेंज रहेगी 33,840 33,840 से 34,840 34,840। अब बाज़ार की जो बात करें, बाज़ार में गिरावट है और कुछ कमोडिटीज़ पे, एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा रही है गवर्नमेंट। तो रीज़न क्लियर है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट 8% तक जा रहा है। तो महंगाई को रोकने के लिए डीजल पेट्रोल के दामों में भी कमी की, जो का जिक्र कई पत्रकार, प्रिंट मीडिया वाले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कशन के टाइम पे जो एक्टिविस्ट लोग हैं और जो जानकार लोग हैं हमेशा सुझाव देते रहते थे। लेकिन ये सुझाव जिसको बोले कि 2 साल के बाद इन्होंने माना है और डीजल पेट्रोल में और गैस के सिलेंडर में कमी की है। और जो एक्सपोर्ट पे कमी लगाई है तो उसका सीधा कारण यह है कि माल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, यहाँ पे माल रहे नहीं, यहाँ पे माल की किल्लत हो, यहाँ पे माल की कमी हो, यहाँ पे दाम बढ़े और उससे महंगाई बढ़े। तो महंगाई नहीं बढ़े, दाम नहीं बढ़े, यहाँ पे माल की उपलब्धता रहे, उसके लिए एक्सपोर्ट्स को बैन लगाया है या रोक लगाया है या शर्तों में फेरफार किया, फ़र्क किया है। TCS का बाईबैक, LIC का IPO और क्वार्टरली रिजल्ट्स, RBI की मीटिंग्स, इन तमाम पे अलग अलग बार पे कई बार बात हुई है। और LIC की बात करें तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, टाटा मोटर्स और स्टेट बैंक मेरे ननिहाल के सदस्य के जैसे हैं। और LIC संस्था में कभी मैंने काम नहीं किया, न एजेंट के रूप में, ना कोई एम्प्लॉय के रूप में, या ना मैं सप्लायर रहा। लेकिन LIC को मैं एक संस्था या वस्तु नहीं देख के उसमें भी जीवंत एक व्यक्ति, परिवार देखता हूँ और यही बोलता हूँ कि LIC मेरा ननिहाल है। वो आज से नहीं, कई सालों से मैं बोलता रहा हूँ। LIC का इतिहास, जब उसका IPO आया तो देखा कि 1956 में कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्थापित कंपनी है, जिसके 65-66 साल हो रहे हैं, और पहली बार उसका इशू निकला। और उसका सफ़र भी ऐसा रहा कि एजेंट लोग बैलगाड़ी में बैठ के भी गांव के वातावरण में शुरुआती दौर में जाते थे और LIC की पॉलिसी लाते थे। 2000 के आसपास की साल तक LIC एक अकेला खिलाड़ी था। और गवर्नमेंट में भी देखें तो गवर्नमेंट हर जगह बिजनेस करती है, लेकिन एक इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है कि उसको सोशल वेलफेयर के रूप में देखा गया है कि जहां LIC कुछ देती आई है। और LIC के लिए भी कई लोग, दोनों थॉट्स ऑफ टू स्कूल्स है कि दोनों तरह की विचारधारा है कि जब हम पैसा लगाते हैं और 15 से 20 साल की पॉलिसी होती है, जब पैसा पक के आता है तो पैसे का अवमूल्यन हो चुका होता है। दूसरी तरफ यदि मैं बैंक में FD करता हूं तो 1 लाख लगाऊंगा तो मेरे को 5% के हिसाब से 5,000 ब्याज मिलेगा। और उसकी जगह यदि मैं 5,000 की LIC लेता हूं तो हो सकता है शायद मेरा 1 लाख का रिस्क और होता है, और कोई होनी अनहोनी हो जाए तो तुरंत मेरे को लाख रुपया मिलता है। और कुछ टैक्सेशन के बेनिफिट्स की भी बात रही है। और दूसरा, उसके कैरियर्स में ऐसा भी रहा है कि
कई लोग टीचर की लाइन में और एजेंट की लाइन में अंतिम रोज़गार के रूप में जाते थे। अभी तो इसमें भी MDRT और वगैरह बन के बहुत अच्छे से कैरियर हो गया है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं है तो चलिए अपना LIC कर लेते हैं, और उसको पूरा करने के लिए लोग 12 पॉलिसी का शायद अभी भी नियम है, तो किसी का नाम, किसी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एक प्रीमियम भर दिया और अपनी एजेंसी बचा ली। तो वैसे तो कितने पैसे LIC के पास है जिसका क्लेम कभी आने वाला नहीं है। और LIC का काम कैसा रहता है, दो तरीके से मैंने आगे भी बोला, एक पिरामिड की तरह से भी समझ सकते हैं कि एक एजेंट 12 पॉलिसी एक साल में उतारता है, और आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो उसने 20 साल में 240 पॉलिसी उतार ली है। जब 20वें साल आपका पैसा देने का आएगा तो हो सकता है कि उस एजेंट का लक्ष्य ज़्यादा बढ़ा दिया गया हो कि इतना प्रीमियम कलेक्ट करके लाओ तो सामने इतना क्लेम चुका सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंश्योरेंस के लिए सामने उनके पास री इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है और स्टेप रहता है, वो उसका री इंश्योरेंस लेके रखते हैं। जो ग्रुप की पॉलिसीज सेल्स करते हैं उस ग्रुप का उन्होंने री इंश्योरेंस लेके रखा होता है। यदि उनको एक साथ क्लेम आवे तो वो उसको पेड अप भुगतान पे कर सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, मुद्दा अपने को अभी बाज़ार का डिस्कशन करना है, लेकिन LIC क्या है। अच्छा, और जब अभी LIC का इशू फेल हुआ तो सोशल मीडिया में लोग एक जॉक्स जैसा बना के चलते थे कि LIC एक नई पॉलिसी लाएगी कि लॉस रिकवर पॉलिसी। तो नहीं, जो जानते हैं पॉलिसीज़ इनके पास कितनी तरीके की, जो पॉलिसीज़ आप मांगे वैसी वो पॉलिसीज़ जब से प्राइवेट प्लेयर आए तो उसकी कंपटीशन में उन्होंने भी कंपटीशन में खड़े रहने के लिए सेम पॉलिसीज़ दी। जो लोग बोलते थे कि पैसा 20 साल के बाद आता है और पैसे का अवमूल्यन हो जाता है, तो उन्होंने उसके लिए 4-4, 5-5 साल में मनी बैग वाली पॉलिसी दी कि आप मनी बैग पॉलिसी लेते रहिए। मतलब जो चीज़ की लोगों ने प्रोडक्ट की, उनके टेबल्स की आलोचना की, तो उसका अल्टरनेट टेबल उन्होंने दे दिया। LIC ने भी दिया और जो प्राइवेट प्लेयर आ गए तो उनकी कंपैरिजन में भी दिया, जैसे कि म्यूचुअल फंड की तरह यूलिप पॉलिसी। तो प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, खड़े हैं, कंपटीशन भी है, और री इंश्योरेंस होने के बाद मतलब मेरे एक डबल AO ऑफिसर्स के से बहुत पहले बात हुई थी, तो बोले सर जी यदि LIC के जितने पॉलिसी होल्डर हैं और एक साथ सबका क्लेम आता है, और मान लीजिए सबका एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ है और 2 टाइम्स हम देना पड़ता है सम एश्योर्ड का, तो भी LIC उतना पैसा देने के बाद LIC के पास पैसा बचा रहेगा। इतना LIC का प्रोविज़न है, LIC का बैलेंस शीट इतना सही है। लेकिन फिर भी जब इनका इशू आया तो इन्होंने जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा तो उसमें ये लिखा कि गवर्नमेंट को जो उनको 50,000 करोड़ का टैक्स देना है उसके लिए चुकाना है। हम अपना टैक्स बचाने के लिए, हम आम आदमी, आम नागरिक अपना टैक्स बचाने के लिए LIC की पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम भरते हैं, और वही प्रीमियम का पैसा उनको टैक्स के रूप में LIC को जो सरकार को देना है वो नहीं दे पाए थे, इसलिए लाए थे। अब बात करें कि जो संक्षेप में कि 30 तारीख को उनका मीटिंग है, पहला क्वार्टरली मीटिंग इशू आने के बाद, और उसमें वो डिविडेंड देंगे। तो जो मेरे बहुत निकट के जानकार लोग हैं वो जानते हैं मैं कभी IPO में अप्लाई नहीं करता हूँ, IPO के बारे में कभी कोई राय नहीं देता हूँ अपनी। लेकिन ये एक LIC का IPO ऐसा था कि जन जन में बात पहुँच गई थी, ऐसा था। लेकिन फिर भी देखें कि शेयर बाज़ार करने वाले 100 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ की है कि उसमें पकड़ें कि 4% के लोगों के पास पान कार्ड और 2% लोग पान कार्ड धारक शेयर बाज़ार का काम करते हैं। अभी ये नोटबंदी के बाद लोगों ने पान कार्ड निकलवाए, और अभी लॉकडाउन के बाद जो CDSL में खाते खोले तो कुछ परसेंटेज बढ़ा है। तो उसके सामने देखें तो 48 लाख की एप्लीकेशंस रिलायंस पावर की थी, उसके सामने इनकी तो 69 लाख की एप्लीकेशंस आई है। तो मतलब भारत की आबादी 100 करोड़, 135 करोड़, उसके 1% लोगों ने भी LIC के IPO में पैसा नहीं डाला है।
अब बात करते हैं कि एलआईसी की मीटिंग के दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ऐसा समाचारों में चर्चा में है। तो पहली नज़र में सुनते ही मैंने भी, जो मेरे को लगे कि ये जानकार लोग हैं, और पूछा कि आपका क्या व्यू है, तो उन्होंने भी जो मेरे विचार थे उसको मोहर लगा दी, सम्मति दे दी कि बोले हाँ ज़रूर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का इशू प्राइस जिसका है शेयर्स का, वो शेयर्स आपको 902 से 949 रुपये में दिया, और जो बाज़ार भाव अभी चल रहा है अलग बात है। और उस 1000 रुपया लेने के बाद यदि 25 रुपया भी डिविडेंड दिया तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बाकी एलआईसी की जो प्रोडक्ट है उसमें पॉलिसी में तो इरडा के नियम के हिसाब से तो वो तो 6% ही बोनस देने की बात करते हैं। तो 6% के हिसाब से आप पॉलिसी में आपको बोनस मिलेगा तो आपका 12 साल में पैसा डबल होगा। और जैसा मैंने अभी बताया कि मैं 5-5 हज़ार 20 साल तक भरूंगा तो मेरा 20 साल में 1 लाख हुआ, और वो 1 लाख और 1 लाख के सामने शायद 1 लाख बोनस तो 2 लाख मिलेगा। लेकिन एलआईसी तो पहले ही 12 साल में 1 लाख ले करके बैठ गई है। और उसके बाद एलआईसी भी, आप लोगों को भी मालूम है कि पैसा अब तक कहाँ लगाती रही, शेयर मार्केट में लगाती रही। अच्छा सा उनके पास भी स्टडी करने का और सारा पैरामीटर्स है, उसमें लगाया, कंपनियों को हेल्प किया, वहाँ से मुनाफा लिया, और उस मुनाफे से एक तरफ तो री इंश्योरेंस करके बैठे हैं और एक तरफ शेयर बाजार का मुनाफा लेके पॉलिसी होल्डर को क्लेम दिया और अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटे। तो एलआईसी की मीटिंग है, एलआईसी डिविडेंड भी देगा, और एलआईसी का अभी एक कोई लॉकिंग पीरियड चल रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो खुलता है, उसके बाद उसका प्राइस कुछ और भी हो सकता है। तो एलआईसी जैसे कॉल इंडिया, आईटीसी वगैरह जब शेयर फ्री हो जाएंगे और उसके डिविडेंड और सब मिलते जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी कि जिन्होंने 1970 या 1992 में आईटीसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह लिया है, तो जिसने 10,000 रुपया उसमें डाला था तो उसके 3-3 करोड़ हो गए। तो ऐसा आने वाले टाइम में होगा। और एलआईसी का नहीं भी आया होता तब भी मैं बोलता था कि 15,000 एसबीआई में डाल दो, 10,000 रिलायंस में डाल दो, तो उतने पीरियड में वो पैसा भी 2.5-3 करोड़ हो जाएगा। आपका कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।